इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो चैप्टर कर रहे हैं दैट इज़ प्राइवेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। वेरी गुड। उसके तहत हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड अप्रेजल। जो ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के ये प्रभाव आएंगे, हम ये जांचने का प्रयास कर रहे हैं कि वो प्रभाव आए या उसके विपरीत गए। तो इसके बाद हम एक कंक्लूसिव लेसन पर पहुंचेंगे और ज़िंदगी भर के लिए आपका ये टॉपिक तैयार। भाई यूएनओ में जाके बात करो या डब्ल्यूटीओ में बैठ के बात करो, जिस मर्जी मंच पे बैठ जाना, परगला नहीं सकता कोई आपको। ओके, तो आज के इस अध्याय में हम समझते हैं, पिछले पॉइंट से आगे निकल आए। पिछले दिन हमने इसे कंपेयर किया था कि भाई पॉवर्टी के क्षेत्र में कैसा कंट्रीब्यूशन रहा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में कैसा कंट्रीब्यूशन रहा। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक शुरू होता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड इम्पैक्ट ऑन लेबर। लेबर सिनेरियो को देख लेते हैं, लेबर मार्केट को छोड़ना है इसको। देखिए, ये फिगर्स बड़ी महत्वपूर्ण है, दो फिगर्स। ऐसा माना जाता है कि 1980 से 1990 ये वो वाला डिकेड प्री रिफॉर्म, सुधारों के पहले वाला समय। सिम्मी तो आंखों से ऐसा चमक रहा है जैसे आंखों से ही मुझे कुछ कर देगा, मतलब कमाल की यार, हैं, गुड बॉय। तो 1980 से 1990 के दशक में 402 मिलियन मैन डेज लॉस्ट हुए। हम इसको मैन डेज लॉस्ट को इस तरह से देखते हैं कि जैसे एक साल के अंदर 365 दिन है, तो उसके अंदर 100 दिन का मैन डेज लॉस्ट हुआ। इसका मीनिंग क्या है? जैसे 50 के दिन स्ट्राइकें हो गई, वो किन्होंने की? लेबर्स ने। और 50 के दिन लॉकआउट हो गया, वो कौन करता है? मालिक। तो लॉकआउट कौन करता है? मालिक। और स्ट्राइक कौन करता है? वर्कर, लेबर। ओके, वो कुल मिलाकर के 100 दिन के लिए धंधा बंद रहा, तो उसको क्या कहेंगे? 100 मैन डेज लॉस्ट। वैसे ये 100 दिन जो आपने कहा है ना, इसमें इसको मैन डेज लॉस देखना है कि एक दिन के अंदर एक फैक्ट्री में 10 लोग थे ना, तो मैन डेज उतने लॉस्ट हुए ना। हम उधर कैलकुलेट करने नहीं जा रहे, बस एक लॉजिक समझ आ गया आपको। आओ आगे। तो प्री रिफॉर्म पीरियड में वो कह रहे हैं कि 402 मिलियन मैन डेज लॉस्ट हुए, लेकिन इसके कंपैरेटिवली 91 से 2000 के बीच में पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में सिर्फ 230 मिलियन मैन डेज लॉस्ट हुए। इसका मतलब ये एक बड़ी सकारात्मक फिगर निकली, द पॉजिटिव डेवलपमेंट। मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में ऐसा लग रहा है देख के कि वर्कर के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में इंडस्ट्रियल रिलेशंस बेहतर हुए हैं। तो मैन डेज लॉस्ट कम हो गए, इससे लगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस बेहतर हुए हैं। लेकिन ये एक पिक्चर है, ऑथर ने इसको थोड़ा डिटेल में खोला कि ज़रा देखे तो सही इतनी गिरावट कितनी ज़बरदस्त आई है। तो फिर कुछ ये नज़र आया, वो ये बताता है कि जहाँ प्री रिफॉर्म पीरियड में जो टोटल मैन डेज लॉस्ट होता था, उसमें लॉकआउट्स का कंट्रीब्यूशन 46.2% रहता था, यानी कि जो मालिकों के द्वारा बंद की जाती थी फैक्ट्री। लेकिन वहीं पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में 91 से 2000 के बीच में जो टोटल मैन डेज लॉस्ट हुए, उनमें लॉकआउट्स का प्रोपोर्शन हो गया 60.2%, माने 40.2 से बढ़ के सीधा 60.2%। और अभी तो रुकिए, 2001 से 2006 के बीच में लॉकआउट्स का प्रोपोर्शन बढ़ के चला गया 74.75%। मतलब पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में वर्कर, लेबर और ट्रेड यूनियन ऐसी भयभीत कर दी गई ले ऑफ के नाम पर, रिट्रेंचमेंट के नाम पर, वीआरएस के नाम पर, लिक्विडेशन के नाम पर, कि स्ट्राइकें करनी बंद हो गई। तो प्राइवेटाइजेशन का सीधा सीधा प्रभाव कि वर्कर तो डिसिप्लिन्ड हो गया, स्ट्राइक्स नहीं कर रहा, लेकिन एम्प्लॉयर की मिलिटेंसी खुलकर ज़मीन पर निकल करके आई, और बात बात पर अगर हुआ तो लॉकआउट हुआ उनकी तरफ से। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप 402 मिलियन मैन डेज लॉस्ट से 230 मिलियन मैन डेज लॉस्ट में आ गए, बट ये जो कमी आई है वो वर्कर ही के साइड पर आई है सारी, ये एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयर के एंड पर नहीं आई। उसकी मिलिटेंसी तो उल्टा बढ़ गई, वो तो और उग्र हो गया कि अब ये हाशिए पे आ गया है, अब ये मार्जिनलाइज सा नज़र आ रहा है, अब इसे ज़रूरत है, क्योंकि स्टेट का एटीट्यूड चेंज हुआ। प्री रिफॉर्म पीरियड में स्टेट का एटीट्यूड कैसा था? सोशल जस्टिस, दैट इज़ प्रो वर्कर, प्रो लेबर। किसी भी कीमत पे अपन ने जो बचाना है वो क्या बचाना है? लाइवलीहुड। लेकिन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में स्टेट का एटीट्यूड क्या हो गया? ग्रोथ रेट। स्टेट का एटीट्यूड क्या हो गया? ग्रोथ रेट, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीडीपी ग्रोथ रेट। ऐसे में एंटरप्रेन्योर को क्या फ्लेक्सिबल चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको दो।
ऐसे में एंटरप्रेन्योर अगर वर्कर का ले ऑफ कर रहा है या वो क्लोजर्स कर रहा है या वो उन्हें रिट्रेंच कर रहा है, ये उसकी चॉइस है क्योंकि उसे ग्रोथ रेट देनी है देश को। तो दैट शिफ्ट इन द एटीट्यूड ऑफ द स्टेट टूवर्ड्स द इकोनॉमी, इसका सीधा नतीजा ये आया कि ओवरऑल हमारे देश में मैन डेज लॉस तो रिड्यूस हुए, लेकिन उस रिडक्शन के लिए सीधे जिम्मेवार वर्कर हुए, मतलब वर्कर राइट्स यहाँ पर एनक्रोच हुए। वो स्ट्राइक्स की तरफ अब नहीं जा पा रहे थे, या उन्होंने स्ट्राइक्स छोड़ ही दी क्योंकि वो बेअसर थी, या फिर स्ट्राइक्स अब वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि ट्रेड यूनियंस में उन्हें ऑर्गेनाइज होने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि सेक्टर्स अनऑर्गेनाइज्ड होने लगे। जब एक सरकारी कंपनी बंद हुई, जब एक सरकारी कंपनी बंद होकर के प्राइवेट हुई, तो प्राइवेट कंपनी ने मेजॉरली जो अपने ऑपरेशंस हैं वो आउटसोर्स करने शुरू किए, और ऐसे में जो वर्कर है वो परमानेंट कैरेक्टर से बेअंत नॉन परमानेंट कैरेक्टर में चला गया, तो यूनियनिज्म कहाँ से आएगा? वो अपने अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़ेगा? वो कैजुअल लेबर है या वो पीस वर्क कर रहा है, दिहाड़ीदार है। आज स्ट्राइक का अंदेशा भी लगा, मैनेजर ने बताया सर ये कल 10 जने इकट्ठे हो गए थे, दिहाड़ी दो निकालो, कल इनकी ज़रूरत नहीं, गेट के बाहर रखना, डिस्टर्बेंस करेंगे, पुलिस बुलाना, नए बंदे उठा के लाओ 10। लेकिन परमानेंट के साथ ये कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में लेबर का कैजुअलाइजेशन हुआ। लेबर का क्या हुआ? कैजुअलाइजेशन हुआ। तो दिस फिगर, तो इससे अब कुछ चीज़ें हम कंक्लूड करेंगे। इतनी फिगर क्लियर हो गई आपको? उसके आगे 1687 क्लोजर्स हुए। 1997 तक की कहानी है ये। 1687 क्लोजर्स की वजह से 1,20,000 वर्कर की जॉब लॉस्ट हो गई। 1.20 लाख वर्कर्स लॉस्ट जॉब्स। उसके बाद लीन सीज़न के दौरान इकोनॉमिक बर्डन हो जाने का नाम लेकर के और ऑपरेशंस में एफिशिएंसी नहीं रह पा रही, कैपिटल ड्रेन हो रहा है सैलरी के नाम पर, प्रोडक्टिव नहीं रह पा रहे, ये कह के ले ऑफ्स किए गए। 1991 से 97 के बीच में 4.91 लाख एम्प्लॉयज़ यानी कि वर्कर लेड ऑफ हो गए। उसके बाद रिडंडेंसी आ रही है कंपनी में, ये वर्क 2 लोग कर रहे हैं, हमें एक से ही कराना है, इसका नाम लेकर के लगभग 21,000 लोग रिट्रेंच किए गए। तो द टूल ऑफ रिट्रेंचमेंट, द टूल ऑफ ले ऑफ्स, द टूल ऑफ क्लोजर्स, अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करके हमारे देश में जो उद्योगपति रहे, इन्होंने वर्कर्स को सही मायने में बेरोज़गार कर दिया। तो वर्कर की वॉइस कमज़ोर हुई है, वर्कर के लिए प्लेटफॉर्म घट गए, वर्कर के लिए जो वेलफेयर होना था इस इकोनॉमिक ग्रोथ से, जो बेनिफिट उसको ट्रांसफ़र होने थे वो नहीं हुए। यही तो है एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट, इसे ही कहते हैं एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट। तो दैट वाज द थिंग। यहाँ पर एक एनालिसिस जब ऑथर ने स्टडी कंडक्ट की, ऑथर पढ़ने का फ़ायदा क्या है? ऑथर पढ़ने का सीधा फ़ायदा है, रिसर्चें करते हैं ये लोग, क्योंकि पीएचडी के तहत निकली हुई रिसर्च के पेपर ही ऑथर के चैप्टर का हिस्सा हैं। इसको जांचना है तो चैप्टर ख़त्म होने के बाद रेफरेंसेस पढ़ लिया करो, आपको क्लियर हो जाएगा कि एक एक टॉपिक किसी पीएचडी स्कॉलर का रिसर्च पेपर का फाइनल वर्जन है। ओके, तो एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च के तहत ये पाया गया कि ये क्लोजर्स एक टूल था परमानेंट स्टाफ को नॉन परमानेंट में कन्वर्ट करना, यानी कि जो वर्किंग पूल है हमारी कंपनी का, उसका स्टेटस डाउनग्रेड करना, उसे परमानेंट से नॉन परमानेंट बनाना। कैसे? ऐसा पाया गया कि जो कंपनीज ने एक जगह पर क्लोज़र किया, उन्होंने अपनी जगह चेंज कर करके सेम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया उन नई जगहों पर, एक जगह से क्लोज़ करके नई जगह पर जा कर के, किसके कंट्रीब्यूशन से? मेजॉरली नॉन परमानेंट कैजुअल स्टाफ के दम पर। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परमानेंट स्टाफ का लोड शेड करने के लिए कंपनी ही क्लोज़ कर दी यहाँ पर, और ये कह दिया कि घाटे में है, नुकसान में है। और दूसरी जगह जा कर के सेम प्रोडक्ट, सेम थिंग, सेम कंपनी स्टार्ट की, बट विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ द नॉन परमानेंट स्टाफ मेंबर, जिसमें अधिकतर कंट्रीब्यूशन कैजुअल लेबर का, वेज लेबर का रहा, और वो प्रोडक्ट्स उन्होंने मैन्युफैक्चर किए। यानी कि क्लोज़र एक बहाना हुए वर्कर के स्टेटस को डिग्रेड करने का, और क्लोज़र एक रीज़न बने वेल्थ के कंसंट्रेशन का। तो हमारे देश में पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में ये एनालिसिस बताते हैं कि लेबर की अगर कंडीशन की बात करें तो ये कैजुअलाइज हुई है। क्या हुई है? कैजुअलाइजेशन हुआ है। ओके, परमानेंट से नॉन परमानेंट के स्टेटस में कन्वर्ट हुई है।
और नॉन परमानेंट जॉब की एक खासियत होती है कि वो सिक्योरिटी के साथ आती है, वो नॉन फ्रेजाइल होती है। ऐसे ही जब हम कैजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो कैजुअलाइजेशन में दो चीज़ों का स्ट्रॉन्ग हैम्पर होता है, एक अर्निंग, एक सिक्योरिटी। सो कैजुअल जॉब्स आर very low paid job, so earning prospect compromised and they are highly insecure job, किसी भी समय में काम नहीं रहेगा, निकाल दिए जाएंगे। तो ऐसे में वर्कर की लाइफ में ये लो अर्निंग और इनसिक्योरिटी एंटर कर गई, इसकी वजह से जीवन स्तर गिर गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड हो गया। जबकि हमने रिफॉर्म्स किए थे जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करने के लिए और प्रॉमिस था ये ट्रिकल डाउन करेगी और ट्रिकल डाउन करके ही उन लोगों को बेनिफिट देगी। तो याद करिए वो जो 5 ऑब्जेक्टिव थे उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था और वो था फुल एम्प्लॉयमेंट। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? इक्विटी, सोशल जस्टिस। ऐसी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए कि आप परमानेंट को नॉन परमानेंट में कन्वर्ट करके ये कह रहे हैं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि आपने चारों तरफ माहौल ऐसा बना दिया है कि उसके पास अब कहीं परमानेंट जॉब का स्कोप है ही नहीं। तो जब उसके सामने ऑफ़र की फॉर्म में हैं ही रिडिकुलस कैजुअल जॉब्स, तो वो मजबूरी में कैजुअल जॉब ही करेगा। आप चलिए मेरे साथ जलंधर इंडस्ट्री एरिया में, जब सारी फैक्ट्रियों में वर्कर की पोजीशन बिल्कुल सेम ही रहने वाली है और आपके पास कोई बेटर रेवेन्यू है ही नहीं बीइंग वर्कर अपने आप को अपलिफ्ट करने का, तो फैक्ट्री ए में जाइए, फैक्ट्री बी में जाइए, फैक्ट्री सी में जाइए, डी में जाइए, परिस्थिति ऐसी बना दी गई है कि किसी में भी जाइए क्या फ़र्क पड़ता है, आप वर्कर हैं और वर्कर की सिचुएशन हर फैक्ट्री में सेम है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्कर फैक्ट्रियाँ रैंडमली बदलता रहता है, कोई फ़र्क ही नहीं है, हर जगह उसकी परिस्थिति सेम सी रहती है। तो आपने देश के इस कामकाजी वर्ग के सामने एक ऐसा माहौल बना दिया कि उसे ये गिरे हुए स्तर की नौकरियां लेनी ही पड़ेंगी क्योंकि पेट तो पालना है। और फिर आप कह रहे हैं कि एक नौकरी मांगने वाला खड़ा, एक सामने नौकरी खड़ी है, हो तो रही है फुल एम्प्लॉयमेंट। नो, दिस फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ऑफ दैट लेवल। एम्प्लॉयमेंट के साथ बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने ओपिनियंस दिए हैं और वर्डिक्ट भी आए हैं, जिसमें क्लियरली सेक्शन 25N ये बताता है कि जब कोई पर्सन किसी जॉब को ज्वाइन करने जाता है वो इस होप और एस्पिरेशन के साथ ज्वाइन करता है कि वो इसमें लंबे समय तक रहेगा और अपने जीवन को बेहतर कर पाएगा। जब हम उसे अपनी विम्स, अपने चॉइसेस के बेसिस पर उस जॉब से एब्रप्टली निकालते हैं तो हम उसकी उन होप और एस्पिरेशंस को भी ख़त्म करते हैं, ना कि सिर्फ लाइवलीहुड को। इसीलिए किसी को रिट्रेंच करने से पहले सेक्शन 25N की ये जो मैंडेट है कि आपको रीज़न प्रायरली सबमिट करना पड़ेगा अगर आप एम्प्लॉय रिट्रेंचमेंट की तरफ जा रहे हैं, ये वैलिड है। हम इस सेक्शन 25N को प्रोटेक्ट करते हैं, अपहोल्ड करते हैं। रीज़न सबमिट करना ज़रूरी है। वी विल चेक द वैलिडिटी ऑफ दैट रीज़न, ओनली देन वी विल अलाउ यू टू रिट्रेंच। तो फिर उसका तोड़ क्या निकाल लिया कंपनियों ने, स्कूलों ने, कॉलेजेस ने, हर जगह पर कच्चों में भर्ती करो, पक्कों में भर्ती मत करो, कॉन्ट्रैक्टरी पे भर्ती करो। कोई चूं से चैन नहीं कर पाएगा, जब निकालना निकाल देंगे। आई बात समझ में? पक्कों में भर्ती करेंगे तो हर क्लॉज लागू होगा और फिर रिट्रेंचमेंट पॉलिसिबल नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर एक आस्पेक्ट है, मैं आपको एक मूवी बताना चाहता हूँ। मुझे मूवी का शायद अभी नाम नहीं याद आ रहा है। सलमान खान की मूवी है, वो एड्स से पीड़ित है और उसमें शिल्पा शेट्टी है, वो उसकी फ्रेंड होती है। फिर मिलेंगे मूवी है, देखिएगा, बहुत लंबे समय पहले बनी थी लेकिन मूवी बहुत क्लासिकल केस है। अभिषेक बच्चन उसमें लॉयर बना है, वो शिल्पा शेट्टी का वकील बनता है। शिल्पा शेट्टी यहाँ पर सलमान खान की फ्रेंड है, उसे सलमान खान से किसी कारण से एड्स होता है, उसे पता नहीं चलता है और वो एक कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे होती है और मालिक की बड़ी कॉन्फिडेंट होती है, अपना काम बेस्ट ऑफ बेस्ट करती है। मेरे ख्याल मार्केटिंग एजेंसी होती है वो, उसमें काम अपना काम बेस्ट ऑफ बेस्ट करती है। जैसे ही मालिक को वो खुद बताती है कि मुझे लगता है कि मुझे HIV हो गया, जैसे ही उसे ये पता लगता है वो ड्यू टू ये इनकेन प्रकरण कोई रीज़न बना के उसे कंपनी से निकालते हैं, नोटिस दे देते हैं कि तुम कल से मत आना। उसे डर होता है कि स्टाफ ना बिखर जाए, किसी में ना फैल जाए, ऐसी वैसी चीज़ें। पूरी मूवी इस बात पर बेस्ड है कि वो केस लड़ती है कोर्ट में और सारी मेरिट्स निकल करके आती हैं और वो केस जीतती है, अपनी जॉब जीतती है। क्यों? वो परमानेंट स्टाफ थी। उसे निकालने के पहले सेक्शन 25N के तहत वैलिड रीज़न देना पड़ेगा
और कंपनी के पास कोई वैलिड रीज़न नहीं था। उन्होंने बहुत सी गलतियां निकालने की कोशिश की उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट में, लेकिन कोई गलती भी वैलिड नहीं मानी गई। ऐसा माना गया वो सब फैब्रिकेट की हैं, वो अपने काम में बेस्ट थी, तो उसको जॉब दोबारा मिलती है। ओके, तो परमानेंट स्टाफ के साथ ये सारी ऑब्लिगेशन आती है एम्प्लॉयर के ऊपर, बट नॉन परमानेंट है तो फिर ऑब्लिगेशंस भी नहीं है। इसलिए कोशिश ये रहती है कि भाई अंडर द जुरिस्डिक्शन आए, उससे बेहतर है यही कर दो, नॉन परमानेंट में भर्ती करो, तभी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्टरी सिस्टम भरा। तो ये हो रहा है कैजुअलाइजेशन, और पोस्ट रिफॉर्म पीरियड का ये ठेठ लक्षण है, ये ठेठ लक्षण है। तो लेबर का स्तर गिरा है, लेबर की क्वालिटी गिरी है, लेबर डाउनग्रेड हुई है, उसका स्टेटस गिरा है समाज में। ओके, ये इस पॉइंट से और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंक्रीज्ड प्रोपोर्शन ऑफ कैजुअल लेबर इन टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। अगर एमसीक्यू में ये एज इट इज स्टेटमेंट आती है, ठोक के करेक्ट कर देना इसको, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, मतलब कैजुअल लेबर का प्रोपोर्शन डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज? इंक्रीज हुआ है। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड कैजुअलाइजेशन से जाना जाता है या रेगुलराइजेशन से? कैजुअलाइजेशन से जाना जाता है, रेगुलराइजेशन से नहीं। ओके, आगे अगले पॉइंट से और जस्टिफाई हो गई अगला पॉइंट, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड रियल वेज अर्निंग्स। आज दिन तक उद्योग सारे नुकसान का ठीकरा यानी कि जिम्मेदारी किस पर डालते रहे? लेबर पे, कि लेबर लैकलस्टर है, लेथार्जिक है, परफॉर्म नहीं करती है, इनमें कोई प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, इसकी वजह से कंपनियां डूब रही हैं। तो इसको लेकर के कुछ डाटा है आपके सामने कि वर्कर प्रोडक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। वो डाटा ये बताता है कि लेबर प्रोडक्टिविटी शोड एन इंक्रीज ड्यूरिंग 1983 to 88 by 3.16% एंड ड्यूरिंग 88 to 94 by 3.2%। यानी कि लेबर प्रोडक्टिविटी रिफॉर्म पीरियड के दौरान पहले के पीरियड के मुकाबले में बढ़ी। तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब अर्निंग्स भी बढ़ी होंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब अर्निंग्स भी बढ़ी होंगी। अब इसको ऑथर ने ओवरलैप किया किसी दूसरे डाटा पे, वो कौन सा है यहाँ पर, कि वर्कर की रियल अर्निंग्स कितनी बढ़ी, वर्कर की रियल अर्निंग्स में कितनी ग्रोथ आई बात समझ में। तो वो डाटा क्या बताता है, द रियल अर्निंग ऑफ वर्कर इंक्रीज्ड एट द एनुअल एवरेज रेट ऑफ 7% ड्यूरिंग 83 to 88। यानी कि 83 से 88 के बीच में एनुअल एवरेज रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ रियल अर्निंग ऑफ वर्कर था 7%, लेकिन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में इट वॉज मेजरेबली लो 1%, इट वॉज 1%। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में एवरेज एनुअल ग्रोथ जो आ रही है रियल वेज अर्निंग में वो 7% के हिसाब से आ रही है, और रिफॉर्म पीरियड के दौरान पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में प्रोडक्टिविटी वर्कर की बढ़ गई है, लेकिन रियल वेजेस जो अर्न हो रहे हैं उसकी ग्रोथ 7% एवरेज एनुअल से घट करके 1% एवरेज एनुअल पर आ गई है, सीधे सीधे 6% धड़ाम। मतलब ये पैराडॉक्स नहीं है, एक तरह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो फिर नेचुरली वेल्थ बढ़ी होगी, वो बढ़ी हुई वेल्थ का हिस्सा कन्वर्ट होना चाहिए था, वर्कर की रियल वेजेस में भी इजाफा आना चाहिए था, तभी हम कह सकते थे कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड ने कंट्रीब्यूट किया किसमें, दैट इज इन द इक्विटी इंक्लूसिव ग्रोथ। लेकिन जब ये गिर गई तो आपने इससे लॉजिकल कंक्लूजन क्या निकाला कि बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी से बढ़ी हुई आमदनी का मेजर शेयर एम्प्लॉयर की जेब में गया, ना कि लेबर की जेब में। लेबर की लाइफ में तो वो प्रोडक्ट, तो लेबर खुद से सवाल करता है, जी तोड़ मेहनत की, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, कंपनी को मुनाफा भी हुआ, मेरी आमदनी का क्या बना? तो जब हम ऐसा डिमोटिवेटिंग एटमॉस्फेयर बनाएंगे तो फिर लेबर परफॉर्म करने की तरफ एक्साइट नहीं होगा, क्योंकि कोई इंसेंटिव ही नहीं है, तो क्यों आएगा वो? ऐसे में वो फिर भी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रखेगा। जानते हो क्यों? दूसरा तरीका अपनाया जाएगा, थ्रेट, करना है तो कर वरना निकल, करना है कर नहीं तो निकल। तो जब उसको ये दिखेगा कि ये निकल वाला डायलॉग बार बार आ जाता है और बाहर बाजार का हाल यही है कि चारों तरफ वही मंजर है, तो निकलूँ भी कहाँ, बच्चों का पेट पालना तो है। तो फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रपोज करने वाले लोग कि फलाने मुल्क में रिफॉर्म हुआ था, ले ऑफ हुए थे, रिट्रेंचमेंट हुई थी, क्लोजर्स हुए थे, वहाँ तो इतनी समस्याएं आई नहीं, हमारे मुल्क में भी नहीं आएंगी। तो ऑथर उनको क्लियरली बताता है कि एक बात ध्यान से समझ लीजिए, फॉरेन कंट्रीज़ में लंबे समय के दौरान बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप्ड है सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क सिस्टम, यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ से जब बात की गई, रिट्रेंच होने के बाद, मतलब जॉब छूटने के बाद भी उनसे जब बात की, तो उन्होंने ये बताया कि हमारे मरने वाली नौबत नहीं आती,
हमारी असेंशियल कमोडिटी सप्लाईज मेंटेन ही रहती हैं, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क हमारे देश में स्ट्रांग है। इतना मतलब लाइवलीहुड बनी रहती है, उपजीविका बनी रहती है जिस पर वो जीवित हैं। इतने टाइम के दौरान फिर वो कोई और जॉब ढूंढ लेते हैं। लेकिन अपने देश में तो कंपनी के लेवल पर मुनाफे घट रहे हैं, लोड शेड करने के नाम पर वो लिटरली एक एम्प्लॉय को निकालते हैं क्योंकि मुनाफा घट रहा है। लेकिन एम्प्लॉय की नज़र से देखा जाए तो उसके निकलने के साथ ही उसके कंप्लीट एवेन्यूज ऑफ लाइवलीहुड एंड हो गए हैं। मतलब इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर द एम्प्लॉय, बट इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ मोर और लेस प्रॉफिट फॉर द एम्प्लॉयर. This is the concept in India because we are having no social security networks. So we cannot go like the other developed nation in context of reforms that they are doing same concepts in their country and such are the repercussions. So likewise it will happen in India in a similar fashion. No, you have to nurture that social security network first, only then you can talk like कि it will happen in India in a similar fashion. अदरवाइज ये इस फैशन में होगा जैसे नज़र आ रहा है, तो फिर क्या होगा, नीचे ही नीचे की ओर लोग घिसड़ते चले जाएंगे और फिर उन्हें उस बदमाशी के अंदर यानी कि उस दादाशाही के अंदर काम करना पड़ेगा कि जिस माहौल में जितनी गर्मी में जैसी भट्टी के सामने लगाया चुप करके लगे रहो, ज़्यादा 3-5 नहीं करनी, काम है नहीं ऑलरेडी। तो ऑलवेज मैंने प्राइवेट फैक्ट्रियों वालों में नौकरी करने वालों की एक चीज़ देखी है, मेरे पिताजी भी प्राइवेट जॉब में है, एक माहौल हमेशा बना रहता है, इंटरनेशनली स्लम्प है, जॉबें हैं नहीं, सैलरियां हैं नहीं, ज़्यादा ना बोलो जिद्दा है करी जाओ। ऑलवेज ये माहौल बना के रखा जाता है ऑल द टाइम कि उनको ये लगता है कि मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में एक लेवल तक के वर्कर को कि जो है ये भी ठीक है, कहीं ये भी गया तो ख़त्म हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो एक तो तरीका होता है कि आप अपने मुनाफे बांटें, इंसेंटिवाइज करें, वर्कर काम करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। पर आप ये चीज़ हमेशा इमेजिन नहीं कर सकते, प्रोडक्टिविटी इसके बिना भी बढ़ती रह सकती है। आप उसको इतना मार्जिनलाइज कर दो, इतना हाशिए पे ले आओ कि उसके जीवन यापन के लिए कोई और अवसर ही नहीं है, फिर भी वो मजबूरी में काम करेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तंबाकू खा के करे, बीड़ी पी के करे, पुड़िया खा करके करे, 8 से 12 घंटे काम देने का है, ओवर टाइम लगाने का है, वरना घर नहीं चलने का। दैट्स ऑल। तो एप्पल तो खा नहीं सकता भाई, उसको मैं जाके सलाह दे दूँ सुबह आंवला खाया कर, 10 बादाम खाया कर, 1 बॉल पपीता खाया कर, रोज शाम को 1 पक्का एप्पल खाया कर, वो कहेगा बाबूजी मुझसे ही बात कर रहे हो, मुझे गलती लग गई कि आप बाबूजी से बात तो नहीं कर रहे, मेरी तनख्वाह 9600 रुपया है जी, ठीक है। और जब फलों की रेडी पर जाते हैं 600 रुपये का वो जो एक लिफाफा बनता है वो अगले दिन तक ख़त्म होता है। मैं इस तरह से 7 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाऊँगा। रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, किराया, पढ़ाई लिखाई, बीमारी, दवाई, ये कौन दे करके जाएगा? सो वी कैन नॉट। तो फिर ऑप्शन क्या है? बीड़ी। न्यूट्रिशन बॉडी में है नहीं, चमड़ी जल चुकी है, हड्डियाँ निकली हुई हैं, बालों के रंग का अता पता कोई नहीं, तो फिर दिमाग को डेड करके बस काम करना है। और दिमाग को डेड करने के लिए सस्ता नशा। तो सस्ता नशा, हम ये तो कहते हैं कि फेफड़े, जले हुए फेफड़ों की इमेज बढ़ा दो बीड़ी के पैकेटों पर, सिगरेटों के पैकेटों पर, तंबाकू छाप के ऊपर, लेकिन मुद्दा ये है फ़ोटो का साइज़ जितना मर्जी बड़े करते जाओ, उसकी सेल बढ़ती जा रही है साल दर साल। उसका पता कराओ कि सेल क्यों बढ़ रही है, इस चीज़ का आइडेंटिफाई करो। ओके, शराब का नशा वो प्रेफर कर नहीं सकते, तो कौन सी शराब पीते हैं? स्मगल हुई शराब। फिर अक्सर जब आप देखते हैं इसी शराब पीने से लोग मरे, तो पता लगाना कौन मरे होते हैं। शराब का नशा हो नहीं सकता, सस्ते नशे के बिना काम चल नहीं सकता, क्योंकि कल्चरल डेवलपमेंट इतनी कोई फैक्ट्री का मालिक कर नहीं रहा है, रोज़ आने आगे आधे घंटे की इंटरेक्शन कोई हो नहीं रही, रोज़ ऐसा कोई माहौल बन नहीं रहा है, तो फिर वो कहते हैं लाइफ इज़ डेड। तो डेड हो गई, काम कर लेते हैं, दैट्स इट। तो ये चीज़ एनालिसिस में निकाल करके रखी है ऑथर ने। ओके, so labor productivity showed an increase during 83 to 88 by 3.16% and during 1988 to 94 by 3.32%. The real earning of workers increased at the annual average rate of 7% during 1983 to 88. Post reform period it was miserably low 1% during 88 to 94. So basic problem with economic reform is not to treat labor as an asset but mere as an instrument which can be dispensed with when in the judgment of the employer it is no longer useful. तो हमारे देश में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए उसका सबसे घातक विचार ये था
कि लेबर एसेट नहीं होती, ये तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन है। जब प्रोडक्शन हो जाएगी इस इंस्ट्रूमेंट को स्क्रैप कर देना, जब मालिक को लगे कि अब इस्तेमाल कोई नहीं। हायर किया, इस्तेमाल किया, प्रोडक्शन किया, फेंक दिया, यूज़ एंड थ्रो। जिस समाज में लेबर को इस रूप में देखा जाएगा, मैं फिर कह दूं आपको, वो समाज के मालिक गली गली घूमेंगे एक समय में स्किल्ड लेबर ढूंढने के लिए। ये पॉसिबल नहीं होगा। तो हम आज भी वो ब्रिटिश टाइम का इंडस्ट्रियल सेटअप अपनाते हैं जिसमें एक फोरमैन, एक सुपरवाइज़र, एक मैनेजर सबके ऊपर खड़ा है कि काम कर रहे हैं कि नहीं। मतलब फैक्ट्रियों में आज भी ऐसी पोजीशन देखेंगे, वो सिर्फ घूम रहा है, देख रहा है क्या काम कर रहा है कि नहीं। बाबू को आके क्या बताएंगे, इसने 5 मिनट ज़्यादा लगाया पेशाब करने में, वो यही देख रहा है। मजाक नहीं कर रहा मैं। फैक्ट्रियों में जाओ, फोरमैन के साथ वर्कर की बहस किस बात पर हो रही है, तो तूने क्या जा करके बताया अकाउंटेंट को, क्यों तू परसों गया नहीं था उधर खाना खाने और कितना आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा गया, तो उधर बाथरूम चला गया था फलाना। सच आर द लेवल ऑफ डिस्कशंस। क्योंकि ये वाला जो है, इसकी ड्यूटी ये घर आके क्या बताता है, सारे उत्ते लगा हुआ है, मैं बस देखना कौन की कर रहा है। तो बाबू की रिश्तेदारी में जो लोग होते हैं, बहुत निठल्ला आदमी जो होता है, कोई भी इसकी कहीं से कोई रोज़गार नहीं हो रहा, कहते इसको कहीं करो भाई साहब, तो उसको कहते हैं फैक्ट्री आ जा कल से। क्या करेंगे, निगरानी, बॉस, सबके ऊपर बॉस। और जो सीनियर से एक मेंबर होता है उसे कह देते हैं कि बेवकूफ़ है, कुछ गलत करे तो बता देना। ओके, तो ऐसे वाले आज भी घूम रहे हैं, अंग्रेजी तंत्र सिस्टम, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। ये सिस्टम करेक्ट नहीं। तो ये एक एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड का। आई बात समझ में, दिस इज़ एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर। और ये अगर आपको कोर्ट के अंदर ये स्टेटमेंट दिया जाए और आपको कहा जाए इल्यूसिडेट, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। लेबर एक एसेट होना चाहिए या इंस्ट्रूमेंट? एक एसेट होना चाहिए। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड का जिम्मा सशक्तिकरण था, अशक्तिकरण नहीं था। किसी को अशक्त करना नहीं था। किसने कहा कि एक कंपनी को एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाने के लिए किसी को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा? किसने बोली ये लाइन? किस इकोनॉमिस्ट ने ये लिखा है, बताओ मुझे। सो दैट इज़ नॉट द केस। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में दिस सेक्शन 25N ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज़ वर्किंग। मैं आपके सामने इस सेक्शन 25N के तहत सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बोल्ड में है। तो क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट? बाय रिक्वायरिंग प्रायर स्क्रूटिनी ऑफ द रीजंस फॉर द प्रपोज्ड रिट्रेंचमेंट, सेक्शन 25N सीक्स to prevent the hardship that may be caused to the affected workman as a result of retrenchment. Because at the commencement of his employment, a workman naturally expects and looks forward to security of service spread over a long period, and retrenchment destroys his hopes and expectations. The retrenched workman is suddenly and without his fault thrown on the street and has to face the grim problem of unemployment. The Indian Hume Pipe Company Limited versus the Workman 1968 का सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। ओके, इसे आप ये जो अभी हमारे देश में आर्मी के तहत भर्तियों के लिए जो परिवर्तन आए हैं, कईयों ने इस सेक्शन का उस समय में भी प्रयोग किया था और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कहते हैं कि इस तरह की रिक्रूटमेंट्स नहीं हो सकती। यही बात समझ में? उस समय में डिबेट्स में ये विचार रखा गया था कि जॉब को हमेशा एक व्यक्ति कमेंसमेंट के समय में लंबे दायरे में देखता है ताकि वो अपनी एस्पिरेशंस को उससे फुलफ़िल कर सके। वो छोटे समय के लिए कभी भी उसे नहीं देखता है। और फिर अक्सर ये तर्क दिए गए कि सेना तो देश की सेवा है, तो आप इसको सेवा के रूप में लीजिए, एम्प्लॉयमेंट के रूप में नहीं। मैं मानता हूँ देश की सबसे अधिक सेवा जो होती है वो पॉलिसी मेकर्स के नाम पर है, वो ब्यूरोक्रेट्स के नाम पर है। और ये मैं बताता हूँ कि उन सबकी एक रिटायरमेंट एज है। इवन सुप्रीम कोर्ट के भी जज की रिटायरमेंट एज 65 है। अब वो 40 साल की उम्र में भगवान की कृपा से बन जाए जज, तो भाई आप अंदाज़ा लगाइए 25 साल रहेगा। तो देश की सेवा तो वो भी कर रहे हैं, 2-3 साल में करके रिटायर कर दिया करो उन्हें, ताकि जाके समाज की सेवा भी कर ले, समाज की भी सेवा कर ले। ऐसे कुछ मेरे सवाल हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। ओके, जितना टेरिटरी प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उतना ही उस कंट्री के टेरिटोरियल लॉज भी तो प्रोटेक्ट करने जरूरी हैं। तो जो टेरिटरी प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो भी देश की सेवा कर रहे हैं, द आर्मी मैन। और जो इन टेरिटोरियल लॉज को प्रोटेक्ट कर रहा है, द जुडिशरी, वो भी देश की सेवा कर रहे हैं। फिर देश की सेवा के नाम पे सबको 2-2, 4-4 साल के लिए भर्ती करते जाओ, कहानी खत्म। ठीक है सिम्मी? पुराने रिटायर्ड जनरल अच्छी खासी मंत्रालय में पोजीशन लेकर के देश के युवा को समझाते हैं ये तो देश की सेवा है। तुमको बुलाया किसने? तुमको हम बुलाने गए थे घर पे? तुम खुद लेने आए?
भाई बुलाया तो आपको भी नहीं था, आप क्यों आए? हर कोई इस देश के संसाधनों में अधिकार रखता है। हु द हेल आर यू जो ये देश के युवा को कह रहे हो तुमको बुलाया किसने था, तुम क्यों आए? अपनी चॉइस से आए, अपनी चॉइस से वहां आए हैं जिस पर हमारा अधिकार है। ये देश है हमारा, हमारे संसाधन है, इसे लेने हम नहीं आएंगे तो कोई विदेशी आएगा? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये हमें तुम्हारे अथॉरिटी से मिल रहे हैं, ये हमें देश के संविधान से और देश की व्यवस्थाओं से मिल रहे हैं। हम उसके काबिल होंगे तो हमें ये मिलेगा, हम नाकाबिल हैं तो आप हमें दे भी नहीं सकते। जैसे हमें हमारी नाकाबिलियत के कारण कोई कुछ दे भी नहीं सकता, इसी तरह से हमारी काबिलियत के कारण यदि हमें कुछ मिल रहा है वो हमसे कह भी नहीं सकता कि तुमको बुलाया नहीं है। ये दोनों वे में काम करती है चीज़। इफ़ यू आर नॉन मेरिटोरियस तो क्या वही जनरल जो आज मिनिस्टर हैं आपको जॉब दे देंगे? नहीं ना। तो जब आप में काबिलियत है तो क्या वो जॉब दे रहे हैं? ऐसा नहीं होता। ये देश की अर्थव्यवस्था है, ये देश की संस्थाएं हैं, ये देश के संसाधन हैं। जिसका इस पर अधिकार बनता है वो स्वयं को योग्य बना करके, कुशल बना करके उन अधिकारों को अपने लिए उपयोग में लाता है। इट्स वेरी सिंपल, दैट इज ऑल। ऐसे में ये तो वही पोस्ट रिफॉर्म पीरियड वाली हालात हुए, जॉब की परिस्थितियों को इतना घटा देना और इतना घटिया बना देना और फिर वर्कर से कहना करनी तो करने वरना जा, तुझे बुलाने दौड़ना गए थे तेरे घर पे। तो वो चारों तरफ देख के कहता है बेटा आज तो हालात ऐसे हैं कि मैं मजबूर हूँ, करूँगा ही करूँगा, उम्मीद करता हूँ मैं कहीं सेटल हो जाऊँ, फिर मैं इस हालात को भी बदलूँगा। आई बात समझ में? तो ये वो चीज़ है। ओके, तो इस चीज़ को समझ करके चलिएगा, इन बातों में भी नहीं आना, हमने पढ़ना लिखना है। ओके, पढ़ाई इज़ इम्पॉर्टेंट। समय हो रहा है बस, कल क्लोजिंग। तो ये बात लिखी गई है। तो कई लोग जो इस तरह के परिवर्तन लाना चाहते हैं और जो वर्कर की इस गिरती हुई परिस्थिति के ऊपर एक सॉफ्ट आवाज़ में माइक के सामने कोट पेंट के साथ ये तर्क देते हैं कि ये वर्कर बियर कर सकता है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए बेहतर सेफ्टी नेट भी तो प्रोवाइड कर दिए हैं, पहले वो नहीं थे। तो ऑथर यहाँ पर ये कहता है कि देयर इज़ नो सेफ्टी नेट दैट कैन फुली रिप्लेस द सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय एन इकोनॉमी रनिंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट। और सेकेंड, हम वेलफेयर स्कीम्स का हवाला देके कहते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है, वेलफेयर स्कीम्स भी तो हैं, अगर निकाल दिए गए तो क्या है? तो वो लिखता है कि नो वेलफेयर सिस्टम विल एवर रीस्टोर द डिग्निटी दैट कम्स फ्रॉम वर्क। जो सम्मान काम से मिलता है वो किसी वेलफेयर से नहीं मिल सकता। सो वर्कर राइट्स शुड बी अ सेंट्रल फोकस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का सेंट्रल फोकस क्या होना चाहिए? वर्कर्स के अधिकार। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब हम इसका प्रभाव एग्रीकल्चर के विषय में स्टडी करेंगे। पॉइंट जो है वो है निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर द मेजर सिन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या रीज़न है? पहले मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख देता हूँ, आप उन्हें सीख लीजिए। स्टिक देना बेटा, थैंक यू। कुछ आंकड़े समझिए। देखिए, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 129.6 मिलियन टन्स इन 1981 टू 176.4 मिलियन टन्स इन 1991। तो देखिए, फूड ग्रेन में तो कुछ हाल है क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हम ये जानते हैं। वो 129 मिलियन टन से आप 176 मिलियन टन पर आ गए 1991 में 1981 के बीच। दिस इज़ द प्री रिफॉर्म पीरियड। 10 साल के अंदर कितनी ग्रोथ आपने दी? एनुअल कंपाउंड रेट ग्रोथ हमने अचीव करी 3.1%। लेकिन 1990 से लेकर 2008 यानी कि 18 साल, यह आंकड़ा भी बढ़ा लिया है। इस 18 साल के बीच में हम 176.4 मिलियन टन से 234 मिलियन टन पर आए हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, यानी कि एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट अपन ने अचीव करी 1.6% ओनली। और आपको पता है ये ग्रोथ रेट इसी समय के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से कम थी। आइडियल सोल्यूशन ये होता है कि एक कंट्री में एनुअल एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो रहता है या तो उसके या उससे ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट रहना चाहिए, तभी लोगों के पेट भर पाओगे ना। लेकिन हमारे देश में इस 18 सालों के दौरान ये एक नेगेटिव ट्रेंड रहा। वो तो पहले की अच्छी प्रोडक्शन अचीव की हुई है तो उसके गनीमत है कि अपने पास अनाज अधिक है, लेकिन इन 18 वर्षों में जनसंख्या जिस दर से वृद्धि करके गई, जो खेती बाड़ी है, फूड ग्रेन है, उसकी पैदावार में वृद्धि उस दर से नहीं हुई। आने वाले समय में अगर ये परिस्थितियाँ ऐसे ही चलेंगी, भारत बहुत विकट परिस्थितियों में चला जाएगा, यानी कि आप स्ट्रेटजिकली कॉम्प्रोमाइज़्ड हो सकते हैं दूसरे मुल्कों के सामने। एक बहुत ही ग्रिम सिचुएशन क्रिएट होगी जो मैनेज करनी मुश्किल होगी। एक तो ये डाटा मैंने बताया। अगला डाटा, एग्रीकल्चरल ग्रोथ स्टेगनेटेड है। अब हम
ओवरऑल एग्रीकल्चर की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल ग्रोथ 2% के अराउंड स्टेगनेटेड है। हम इसे अगर 5 ईयर और डिकेड वाइज भी बांटें पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में, ये 2.1, 2.3, 2.2 फिर 2 पर आती है, समवेयर अराउंड 2%। सो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट स्टेगनेटेड अराउंड 2%, जबकि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी चली गई थी एक पॉइंट पे 8.5% तक भी। तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 2% के अराउंड घूम रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट अपन की 8% के अराउंड भी पहुंची। अगला आंकड़ा एक समझना जरूरी है, हमारे देश के अंदर जिस समय में 2010-11 के अराउंड इन्वेस्टमेंट का दर जीडीपी का 36.5% हो रखा था। आई बात समझ में? मतलब एक देश में ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है, पूंजी का निर्माण, वो हम इस तरह से देख लेते हैं कि निवेश कितना हो रहा है, और वो निवेश इस तरह से देख लिया जाता है कि इस देश में टोटल सेविंग्स कितनी है। तो जितनी हमारे देश में जीडीपी या कुल वैल्यू, उसका अगर 35 से 40% अपन सेविंग कर रहे हैं या निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इट इज़ द हेल्दी ट्रेंड जीडीपी को आगे बढ़ाए रखने के लिए। ओके, यानी कि जितनी आप इसको ऐसे देख लो कि आप जितना कमाते हो उसका अगर 30 से 40% आप सेव कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, फर्दर काम चलता रहता है। इसी तरह से देश जितना कमाता है, देश जितना उगाता है, प्रोड्यूस करता है, उसका 36, 37, 38, 40% तक अगर इन्वेस्ट होते जा रहा है फर्दर, तो ठीक परफॉर्म करता है देश। यहाँ जहाँ देश के लेवल पर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन 36.5% ऑफ द जीडीपी है, वहीं आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि टोटल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी was only 2.8% of 1999-2000. It fell to 2.4% of GDP in 2003-04, improved marginally to 3.34% in 2008-09, but again fell to 2.8% 2012-13। मतलब 2011 के अराउंड देश में जीडीपी का कुल 36.5% टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन उस समय में एग्रीकल्चर में टोटल इन्वेस्टमेंट जीडीपी का मात्र 2.8% है। ये उस सेक्टर का जिस सेक्टर के जिम्मे है 60% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। इमेजिन इट। यानी कि इससे ये प्रमाणित हुआ कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के तहत देश के इन्वेस्टमेंट्स, देश के रिसोर्सेज डाइवर्ट किए गए हैं टुवर्ड्स द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, और जिसमें वो मेजॉरली डाइवर्ट इसमें भी किसमें हुए हैं, टुवर्ड्स द सर्विस सेक्टर। तो पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में तेज़ी से सर्विस सेक्टर का विकास हुआ है, और सर्विस सेक्टर ने उस लेवल पर एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट किया क्योंकि उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कैपेसिटी होती है, वो भी हमारे देश में उतना विकसित नहीं हुआ। पर ये तो बातें अलग हैं कि कौन से सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखता है। वाकया परिस्थिति ये थी कि जो सेक्टर ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है 60% लोगों को, उसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ नज़र आ रही है। तो देश के अंदर 1991 के बाद एक पॉलिसी स्टांस में ये चेंज आता है कि देश की अर्थव्यवस्था से जो लाभ बना, उस लाभ का बहुत कम अंश खेतीबाड़ी के क्षेत्र में निवेश हुआ, और यही कारण है कि वो खेतीबाड़ी जो देश की 68 to 70% पॉपुलेशन जो कि रूरल एरिया में रहती है, उसको रिफ्लेक्ट करती है ना खेतीबाड़ी। देश की 60% जनसंख्या जो कामकाजी है, उसको रिफ्लेक्ट करती है ना खेतीबाड़ी, जिस पर देश की लगभग ग्रामीण क्षेत्र पूरा निर्भर है, जिस पर देश का ओवरऑल 60% कामकाजी वर्ग निर्भर है। उसी चीज़ को नर्चर करने के लिए अगर निवेश नहीं है, उसी चीज़ में अगर ग्रोथ रेट नहीं है, और उसी चीज़ की अगर पैदावार स्टेगनेंट होती जा रही है, तो फिर अल्टीमेटली आप कैसे कह सकते हैं कि बढ़ती जीडीपी लोगों के बढ़ते जीवन स्तर में दिखेगी, गरीबों को गरीबी से बाहर निकालेगी, पिछड़ेपन को दूर करेगी, वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वेल्थ तो कंसंट्रेट हो रही है उल्टा, एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल करके टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में जा रही है, प्राइमरी सेक्टर से निकल रही है। तो इस तरह की चीज़ें इस समय में निकल करके आई। इसके कोई कारण हैं, वो कारण हम अभी समझ लेते हैं। पहले एक ये ट्रेंड भी नोटिस कर लीजिए। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो इसके तहत 3 चीज़ों पर फोकस किया गया। एक तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स फर्स्ट, सेकंड केमिकल फर्टिलाइजर।